जो है फोकस दूरी होगी और इसको यल से लिखा जाता है, फोकस दूरी यल। उसी तरह से इसमें भी होगा आपका उत्तल दर्पण में, तो पीछे की तरफ रहेगा तो ये P हो गया और ये हो जाएगा यप, यहाँ पर यप। और इस दूरी को स्मॉल लेटर, अंग्रेजी का छोटा अक्षर जो होता है उसको यफ से, इस तरह से यफ से दिखाया जाता है। अगला अंतिम पॉइंट है 9वां, फोकस तल यानी फोकस प्लेन। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। इस तरह से मुख्य अक्ष के लंबवत ये दिखाया जाएगा, यही आपका कहलाएगा फोकस तल, फोकस तल। ये फोकस तल कहलाएगा। तो इतने ही इसमें 9 बिंदु हैं। 9 बिंदुओं को आसानी से ध्यानपूर्वक जब इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। अगला दिया हुआ है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में देखिए क्या करना है, जल्दी आओ। चेक पॉइंट में देखिए क्या प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। चेक पॉइंट में पहले कह रहा है कि अवतल उत्तल दर्पण में परावर्तन दर्पण के कौन से पृष्ठ से होता है। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में परावर्तन जो है वह कौन से पृष्ठ में होता है। हाँ, अवतल दर्पण में परावर्तित किरणें मुख्य फोकस यफ पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात अवतल दर्पण के फोकस वास्तविक, अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है, परंतु उत्तल दर्पण के लिए किरणें यफ से आती हुई प्रतीत होंगी, वो मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी। आती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस जो है ये क्या होगा, आभासी होगा। तो आभासी और वास्तविक ये आपको पहले बताया जा चुका है कि आभासी किरणों और वास्तविक किरणों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब चूंकि आती हुई मिलती दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो ये जो है इनको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, आभासी को। अवतल नोट में, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में फोकस जो है दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। अब इसके बाद 8वां पॉइंट है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ जिसको कहेंगे। तो गोलीय दर्पण में यह आपका अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, इसके पीछे कलाई कर दी जाएगी तो अवतल हो गया।
और इसके दबे हुए भाग में कलाई की जाएगी तो ये कहलाएगा उत्तल। इसमें आपको फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, ये आपका फोकल लेंथ जिसको कहते हैं, ये बिंदु P है और ये इसमें दे रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोकल लेंथ कहते हैं। ये जो है फोकस दूरी होगी और इसको यल से लिखा जाता है, फोकस दूरी यल। उसी तरह से इसमें भी होगा आपका उत्तल दर्पण में, तो पीछे की तरफ रहेगा तो ये P हो गया और ये हो जाएगा यप, यहाँ पर यप। और इस दूरी को, स्मॉल लेटर, अंग्रेजी का छोटा अक्षर जो होता है उसको यप से, इस तरह से यप से दिखाया जाता है। अगला अंतिम पॉइंट है 9वां, फोकस तल यानी फोकस प्लेन, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। इस तरह से मुख्य अक्ष के लंबवत ही दिखाया जाएगा, यही आपका कहलाएगा फोकस तल, फोकस तल। ये फोकस तल कहलाएगा। तो इतने ही इसमें 9 बिंदु हैं। 9 बिंदुओं को आसानी से ध्यानपूर्वक जब इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। अगला दिया हुआ है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट पे देखिए क्या करना है, जल्दी आओ। चेक पॉइंट पे देखिए क्या प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। चेक पॉइंट में पहले कह रहा है कि अवतल उत्तल दर्पण में परावर्तन दर्पण के कौन से पृष्ठ से होता है। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में परावर्तन जो है वह कौन से पृष्ठ में होता है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बना लीजिए और इसमें जब इसकी पहचान रहेगी तभी आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इस उत्तर के लिए लिखा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से होता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है। दैट्स ऑल। दिए गए दर्पण में दिए गए बिंदु P, F तथा C को नामांकित कीजिए। P जो है आपका ध्रुव है, F जो है फोकस है और C जो है वक्रता केंद्र है। चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है। M1 M2 करके ये दिया जा सकता है, M1 और M2। तीसरा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर पृष्ठ पर आपतित किरण किस प्रकार परावर्तित होती है, किरण आरेख द्वारा दिखाइए। तो ये ऊपर दिया हुआ है किरण आरेख द्वारा। इसी का चेक पॉइंट का जो दूसरा प्रश्न है इसमें उत्तल दर्पण से देखिए दिखाया गया है
किस तरह से दबे हुए भाग, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि एक दर्पण द्वारा निर्मित फोकस वास्तविक है तो वह दर्पण कौन सा होगा? वास्तविक है अगर, तो वास्तविक के लिए वो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि इसमें वास्तविक फोकस क्या कर रहा है, दर्पण द्वारा निर्मित फोकस वास्तविक है, तो वास्तविक है इसलिए ये दर्पण कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और अगर वो आभासी होता तो वो होता उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण में फोकस एफ दर्पण के पीछे की ओर होता है? कौन से दर्पण में फोकस एफ दर्पण के पीछे होता है? तो ये उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। राइट साहब। अब इसके बाद फिर आगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? इसके लिए 3 नियम हैं। 3 नियम। पहला है, जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उसके फोकस से हो, परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से हो करके जाती है। जैसे ये है, दर्पण पे पड़ी तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात ये परावर्तित होकर के उसके फोकस से होकर के जाएंगी। इस तरह से ये आपका पहला नियम कहलाएगा। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। यह आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष से फोकस होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य अक्ष आने वाली प्रकाश, मतलब ये दर्पण है आपका, ये P, ये C, ये तो इसमें ये बोल रहे हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली किरण दर्पण पर पड़ने के पश्चात ये परावर्तित होकर के इस दिशा में निकल जाती है। ठीक है, देख लीजिए, दर्पण के मुख्य से फोकस से होकर चले जाने वाली अवतल दर्पण या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण, दोनों में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ये CP आपका मुख्य अक्ष है, तो फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर ये इधर से निकल जाती हैं। इसी तरह से आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अगर है तो उत्तल दर्पण में भी यही होगा। ये आपका है उत्तल दर्पण
इसके अंदर पॉलिश कर दी जाए। पॉलिश करने के बाद ये बिंदु हो गया P और ये हो गया C, यहाँ हो गया F। तो इस पर जो है जब कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है इधर से, तो F से होकर के ये परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी, नहीं CP के समानांतर होकर के निकल जाएगी। ये इस तरह से कोई भी प्रकाश की किरण अगर आकर के पड़ रही है। तीसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो वो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस होकर के चली जाएगी, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। इस तरह से दर्पण रहेगा, इसमें P हो गया, C हो गया और F। तो इस तरह से आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से पुनः वापस हो जाती है। मतलब जिस मार्ग से आती है, दर्पण के केंद्र से होकर के आती है, तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी रास्ते से वापस परावर्तित हो जाती है। ये तीसरा नियम है। इसमें आपका उत्तल दर्पण के लिए भी यही लगेगा। यह है आपका उत्तल दर्पण, ये P हो गया, ये C हो गया और यहाँ रहेगा F। तो कोई भी प्रकाश की किरण जब आएगी C, तो जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस भी हो जाएगी। ये इसी दिशा में वापस हो जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से आती हुई वापस हो जाएगी, फिर वक्रता केंद्र से। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आकार के बनेंगे। इसमें 6 स्थिति है। जब पहले वस्तु जो है इस तरह से M1 M2 करके आपको बना लेना है अवतल दर्पण। यहाँ पे पोल होगा ध्रुव और ये फोकस यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे C। तो इसमें दिया हुआ है पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से आने वाली वस्तु इस तरह से रखी हुई है अनंत पर, तो अनंत से आने वाली वस्तु ये इसका जो है पहले जा करके इसके फोकस से होती हुई जाएगी यहाँ पे, और दूसरी किरण इसकी जो है इसके केंद्र से होकर के जाएगी। इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो परावर्तन के पश्चात ये जो है परावर्तन के पश्चात ये आपतित किरण हो गई अनंत से आने वाली वस्तु का, ये आपतित हो गई और ये इस दिशा में परावर्तित हो गई। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये मिलेंगी
उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। उसी बिंदु पर वस्तु का इस तरह से प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो ये मान लीजिए अनंत पर रखी हुई वस्तु है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब यह है ए डैश बी डैश, ये बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। अब उसके बाद इसका नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह जो है पहला स्थिति होगी, यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु इस दिशा में रखी है, उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। वास्तविक होगा और वास्तविक होगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब इसमें दिया हुआ क्या क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा और दर्पण के तल में बनेगा, यानी दर्पण के सामने बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आपका बन जाएगा आराम से। देखिए फिर से एक बार, ये अनंत से आती हुई वस्तु है, वस्तु नहीं प्रतिबिंब है, इसका नाम तो लिखा नहीं है। तो एक किरण यह जो है इसके फोकस से होकर के जाएगी और दर्पण के परावर्तन से यह दूसरी दिशा में वापस हो जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, तो ये परावर्तन और वक्रता केंद्र की किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। दूसरी स्थिति है वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। तो इसके लिए दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण ये इस तरह से बना लीजिए, इसका नाम M1 M2 जो भी हो रख दीजिए। ये M1 हो गया, M2 हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया P और ये मुख्य अक्ष इसका खींच लीजिए। यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे C। वस्तु C के पीछे यहाँ रखी हुई है, C के पीछे इस तरह से। A भी वस्तु रखी हुई है, बड़ी वस्तु रखी, छोटी वस्तु रखी है, A भी। तो पहली प्रकाश की किरण ये आपकी जाएगी समानांतर, ये इस तरह से, और परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के ये वापस आएगी। देखिए ये किरण जा रही है, दर्पण पे पड़ रही है, पड़ने के पश्चात ये उसके फोकस से वापस आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से आएगी। तो वक्रता केंद्र चूंकि इसमें पीछे होना चाहिए, बहुत हो गया है, इसके वक्रता केंद्र से इस तरह से जाएगी और यहाँ दर्पण पे पड़ेगी। तो वास्तव में ये दर्पण पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इस तरह से इसको जानी चाहिए, इस तरह से। वक्रता केंद्र बन नहीं रहा सही, एक मिनट। वस्तु का आकार बड़ा किया जाए क्योंकि ये बोर्ड छोटा है। ये इस तरह से जाने के पश्चात ये वापस आ गई। अब दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी,
वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाने के पश्चात ये दोनों, ये परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ये दिखाई पड़ेगा। ये होगा वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश। वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश ये दिखाई पड़ेगा। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। वस्तु आकार में वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। इसमें सारे प्रतिबिंब जो है वास्तविक ही बनेंगे। एक लास्ट में छठा बिंदु जो दिया हुआ है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाएगी तो ऐसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब जो है वह अनंत पर बनेगा। बाकी सब में जो है वो सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा, उसके लिए है। तो ये दूसरी स्थिति है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु के आकार से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये हो गया दूसरी स्थिति। तो इस तरह से और भी स्थितियां हैं। इसको फिर उसके बाद वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएगी तब कहाँ बनेगा? फिर वक्रता फोकस पे रखी जाएगी तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें ये डिटेल से दिया हुआ है तो इसमें अलग अलग बना लेंगे। जैसे वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रहेगी तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र ही पर बनेगा और ये आकार में वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये आपका P और ये हो गया F और ये हो गया C। तो जब वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी तो इसका प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी, परावर्तन के पश्चात ये सीधी वापस चली जाएगी इसके फोकस से ये परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण जो है इसके फोकस से होके जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये भी आपतित किरण है, ये भी, और ये परावर्तन के पश्चात जा करके जहां पर परावर्तित होकर के एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ये दिखाई पड़ेगा। इस तरह से ए बी अगर वस्तु है ए बी तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह आकार में वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये स्थिति आएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। देखिए इस तरह से ये जा रही आपतित किरण दर्पण पर पड़ी तो परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से वापस हो गई। दूसरी किरण बी से ये जो है इसके फोकस से होते हुई जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर कटेंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। यानी वो बिंदु होगा वक्रता केंद्र जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो ये आकार में वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा।